हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है। प्रैक्टिस क्लास हम लोग शुरू किए हैं। ये आज का दूसरा क्लास। ठीक है। कल हम लोगों ने ये देखा था सिलेबस के बारे में सामान्य तरीके से, और मेंस स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इस पर कल हम लोगों ने डिस्कस कंफर्म कल हम लोगों का डिस्कस था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। संजय प्रणाम प्रणाम। लोग लोग लाइव हो जाएं भाई। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं। कल ये क्लियर हो गया कि देश में विधि का शासन है। देश में शासन किसका है? विधि का। और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है कि भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं। हमारे देश में संविधान सर्वोच्चता का सिद्ध है। और संविधान और कानून से ऊपर भारत में। तो प्रश्न उठता है, एक शब्द आता है कानून। एक शब्द आता है कानून। कानून एवं एक शब्द आता है नैतिकता। बहुत छोटा छोटा शब्द है। एक कानून, दूसरा शब्द आता है नैतिकता। आप लोगों को जानना चाहिए कानून क्या है, नैतिकता क्या है। आप लोग कहते हैं हमारे देश में कानून का शासन है, विधि का शासन है, और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। तो जो चीजें आपके लिए बाध्यकारी है, हमारे लिए बाध्यकारी है, उसे कानून कहते हैं। और जो चीजें स्वेच्छाचारी है, उसे नैतिकता कहते हैं। स्वेच्छाचारिता को नैतिकता कहा जाता है और बाध्यकारिता को कानून कहा जाता है। क्या बोलेंगे? जो चीजें आपके लिए मेरे लिए बाध्यकारी है, उसे कानून कहेंगे। और जो चीजें स्वेच्छाचारी है, उसे नैतिकता कहा जाता है। तो कानून क्या है? कानून एक बाध्यकारी नियमन है। कानून एक बाध्यकारी नियमन है। तो नैतिकता क्या है? स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी। जो चीजें हमारे लिए आपके लिए बाध्यकारी हो, उसे कानून कहा जाए। और जो चीजें स्वेच्छाचारी हो, उसे नैतिकता कहा जाए। कानून और नैतिकता में बेसिक डिफरेंस है। जो चीजें आपके लिए हमारे लिए बाध्यकारी हो, उसे कानून कहेंगे। तो कानून एक बाध्यकारी नियमन है, जबकि नैतिकता स्वेच्छाचारी है। नैतिकता जहां स्वेच्छाचारी होती है, वहीं कानून बाध्यकारी होता है। और आप लोग कहते हैं कि भारत में कानून का शासन है, वो सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है। तो अब बहुत सरल शब्दों में समझना जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए, ताकि हम लोगों को आगे कोई समझने में दिक्कत ना आए कि फिर कानून क्या है, कानून की जनरल डिफिनीशन क्या है, कानून की सामान्य परिभाषा क्या है, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। कोई आपसे पूछे कानून क्या है, तो इसको कैसे व्यक्त किया जाए, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। तो कानून क्या है, ये भी जानना अब जरूरी हो गया। कानून क्या है, कानून क्या है, ये जरूरी हो गया है। तो समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा, जो किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी है, से कानून कहा जाता है। समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा,
जो किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी हो उसे कानून कहा जाता है। इसका मतलब समाज की जो परंपराएं हैं, समाज ने जो कोई प्रथा बनाया है, समाज का जो कोई रीति रिवाज है, अगर वो रीति रिवाज, वो प्रथा, वो परंपरा उस समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी है तो कानून बोला जा सकता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, हर सोसाइटी का अपना कुछ न कुछ प्रथाएं हैं, हर सोसाइटी के कुछ न कुछ परंपरा है, हर सोसाइटी के कुछ न कुछ रीति रिवाज है। और अगर वो रीति रिवाज हमारे लिए बाध्यकारी हो जाए तो कानून बोला जा सकता है। कानून क्या है? समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा जो कि किसी भी समाज या किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी है। बाध्यकारी है, किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी है। समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा जो किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी है उसे कानून बोलेंगे। इसका मतलब कानून एक बाध्यकारी नियमन है। जैसे मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक प्रथा था, वो 3 तलाक प्रथा उस समुदाय के लिए बाध्यकारी था। इसका मतलब 3 तलाक कानून था, 3 तलाक को कानून बोलेंगे। हलाला प्रथा है मुस्लिम समुदाय में, वो प्रथा उस समुदाय के लिए बाध्यकारी है, उसे कानून बोला जाएगा। कन्फर्म हुआ? इसका मतलब है कि अगर उस समुदाय या समाज के लिए कोई चीजें बाध्यकारी बना दिया गया तो फिर वो उस समाज या समुदाय के लिए कानून हो गया। इसलिए ध्यान रखना कि प्रथा भी कानून है, परंपरा भी कानून है, मान्यता भी कानून है, रीति रिवाज भी कानून है। क्योंकि वो चीजें उस समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी है तो उसे कानून बोलेंगे। कंफर्म हो गया? इसका मतलब कानून एक बाध्यकारी नियमन है। अर्थात अर्थात कानून एक बाध्यकारी नियमन है। कानून एक बाध्यकारी नियमन है। बिल्कुल क्लियर, कानून एक बाध्यकारी नियमन है। ये आपको कानून की परिभाषा। और आप लोग कहते हैं कि देश में एक सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है, तो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून कुछ न कुछ तो होगा ही। भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है। संविधान से बड़ा भारत में कोई भी कानून नहीं, संविधान से बड़ा भारत में कोई कानून नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि मेरा इतना नीचे बिल्कुल जीरो लेवल पर पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि जब हम लोग अनुच्छेद 13 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में विधि की परिभाषा पढ़े, सरकारी विधि की परिभाषा कि देश में विधि का शासन है, सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। तो सरकारी विधि की परिभाषा में जो आएगा वो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो सरकारी विधि की परिभाषा, उसमें प्रथा भी आता, परंपरा भी आता, रीति रिवाज भी आता, मान्यता भी आता है, अध्यादेश भी आता है, आदेश भी आता है। कंफर्म हुआ? आदेश भी आता है, अध्यादेश भी आता, प्रथा भी आता, परंपरा भी आता, रीति रिवाज भी आता, रूल एंड रेगुलेशन भी आता है, नियम भी आता, विनियमन भी आता है।
ये विधि की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसलिए आपको मैं इतना नीचे बिलो स्टैंडर्ड पर जाकर के पढ़ा रहा हूं, ताकि आगे आप लोग कोई समस्या ना आए। मुझे लगता कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सभी लोगों को ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आप लोगों को कानून की परिभाषा बताया है, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखा जाए तो आप लोग जैसे कहेंगे भाई संविधान क्या है। संविधान तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। लेकिन थोड़ा इसको और तरीके से देखा जाए, दूसरे तरीके से देखा जाए, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे संविधान क्या है। क्योंकि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, संविधान निर्माण का काम संविधान सभा द्वारा किया गया। इसका मतलब संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, लेकिन जो संविधान बनाया, उस संविधान बनाने वाली संस्था तो संविधान सभा थी। और संविधान सभा में ना सही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से वो हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करता था। इसका मतलब जनता विधायकों का चुनाव करती थी और चुने हुए विधायक संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इसका मतलब है कि संविधान सभा ना सही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। और वही संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो जिस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान की जनता के द्वारा किया गया। तो जब आप लोग मतदान करने जाते हैं, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में आप मतदाता हैं। जब मतदान करने जा रहे हैं तो किसका दान करना है? मत का दान करना है। और मत मीन्स होता है विचार, ओपिनियन, विचार। इसका मतलब आपने विचारों का दान किया है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। आपके मन में विचार आया है कि मुझे इस पार्टी को वोट करना, अब मत व्यक्त किया आपने, विचार एवं अभिव्यक्ति। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। संविधान सभा उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। और उसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसका मतलब संविधान क्या है? संविधान उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। संविधान उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो आप लोग सभी लोग संविधान क्या है यदि कोई पूछता है, तो अब तो परिभाषा बन जाना चाहिए। दूसरा परिभाषा संविधान क्या है, क्या बताएंगे? उस देश की जनता की, उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अभिव्यक्ति का प्रतीक है। उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है संविधान। क्योंकि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ना सही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान की जनता के द्वारा किया गया। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने विधायक को चुना, चुने विधायक अपने में से चुने विधायक संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया। इसका मतलब आपने वोट डालने गए, मतदान, किसका दान? मत का। मत मतलब ओपिनियन, ओपिनियन मतलब विचार, विचार को आपने अभिव्यक्त किया है। विचारों को आपने अभिव्यक्त किया है। तो उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है संविधान। यानी हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति है संविधान। उसी ने मत व्यक्त किया। कन्फर्म। तो अगर जिस पर आपने अपना मत व्यक्त किया है, वो चीजें उसके या उसके द्वारा निर्मित कानून का पालन करना आपके लिए बाध्यकारी है, क्योंकि आपने ही उस पर अपना मत व्यक्त किया। संसद,
हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो संसद द्वारा निर्मित कानून आपके लिए बाध्यकारी है। संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन करना आपके लिए बाध्यकारी है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। आपने उस पर अपना मत व्यक्त किया है, इसलिए अगर आपने अपना विचार व्यक्त किया है, फिर आप उसका विचार आपका विचार है, और आप अपना विचार मानने के लिए तो बाध्यकारी है ना, कि ये मेरा ही विचार, तो मुझे पालन करना बाध्यकारी है। इसलिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो किसी भी नागरिक के लिए स्वेच्छाचारी नहीं, वो उस देश की नागरिकों के लिए बाध्यकारी बनाया गया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं आ, बिल्कुल समझ। ये दूसरा परिभाषा है, उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है संविधान। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ना सही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान की जनता के द्वारा किया गया। इसका मतलब संविधान सभा हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, और उसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसका मतलब वो संविधान उस देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, इसलिए उस देश की जनता को मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया। इसलिए कानून एक बाध्यकारी नियमन है। इस संविधान की दूसरी परिभाषा इस रूप में आप लोग अगर समझ कर लिखते हैं तो जबरदस्त नंबर मिलेगा। थोड़ा सा यूनिक स्टडी करिए, थोड़ा सा अपने आप को अलग करिए भीड़ से, और जब तक अपने आप को भीड़ से अलग नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। रिजल्ट तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। भीड़ से अलग करना पड़ेगा आपको, नहीं तो उसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे। अपने अलग करने के लिए अलग सोच की आवश्यकता होती है, अलग तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करें। कन्फर्म हुआ? अब देखा जाए बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में यदि आपसे पूछे संविधान, अगर संविधान को हम संधि विच्छेद के रूप में देखें, संविधान का संधि विच्छेद कर दे, तो सम प्लस विधान बराबर संविधान, सम प्लस विधान बराबर संविधान होता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। सम प्लस विधान बराबर होता है संविधान, और सम का मतलब होता है संग्रह। सम मीन्स होता है संग्रह, और विधान का मतलब होता है कानून। इसका मतलब है कि कानून का संग्रह संविधान है। कानून का संग्रह संविधान है। संविधान क्या है? तो बोलो कानून का संग्रह है, क्योंकि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। और सम मतलब होता है संग्रह, और विधान मतलब कानून। कानून का संग्रह ही संविधान है। कानून का संग्रह ही संविधान है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान कानून का संग्रह है। कानून का संग्रह ही संविधान कहलाता है। इसको भी बहुत सरल शब्दों में, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, एक आम छोटा सा बच्चे को भी समझा सकते हैं संविधान की। इस रूप में इसको समझना ठीक है। जब तीसरी बात हम लोग कहते हैं संविधान क्या है, तो फिर संविधान को हम लोग दो तरीके से बांटा जाए। संविधान का अध्ययन दो तरीके से किया जाए। एक को हम लोग संरचनात्मक आधार पर संविधान कहते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, संरचनात्मक संविधान। संरचनात्मक संविधान और दूसरा कार्यात्मक आधार पर संविधान, फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन। कार्यात्मक संविधान।
अगर बहुत व्यापक में समझना है, इस रूप में समझा जाए। अगर व्यापक तरीके से समझना है, इस रूप में समझा जा सकता है। संविधान को दो तरीके से पढ़ा जाए, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संरचना की बात करें और आप बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में पूछा जाए आपसे कि संविधान क्या है, तो आप बोलते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है। संविधान एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? कहते संविधान एक लिखित दस्तावेज। यानी भारत का संविधान लिखित है। हमारे देश का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, कंपाइल नहीं है। विकास की सतत प्रक्रिया का एक परिणाम है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से लिया है। और अमेरिका का संविधान परिसंघीय है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और परिसंघ की कोई डिफिनेशन आज तक नहीं दिया गया है। परिसंघ का आदर्श प्रतिमान अमेरिका है। जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के लक्षण हैं, यदि वो लक्षण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई दे, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत का संविधान भी परिसंघीय है। भारत का संविधान भी परिसंघीय है। इसका मतलब है कि रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है अमेरिका से, और अमेरिका परिसंघीय संविधान है। परिसंघीय संविधान की कोई परिभाषा नहीं है, लक्षण के आधार पर परिसंघीय है। तो जो लक्षण अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में हो, अगर वो लक्षण भारत के संविधान में है, लक्षणों के आधार पर भारत के संविधान को परिसंघीय कहा जा सकता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का लक्षण है। इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर भारत का संविधान है, इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान भी परिसंघीय है। पहला चीज तो हम लोग कहते हैं कि संविधान क्या है, बोलते संविधान एक लिखित दस्तावेज। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं, कंपाइल नहीं किया गया, सतत प्रक्रिया का एक परिणाम है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला चीज हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज। संविधान एक लिखित दस्तावेज। दूसरी चीज अगर कहा जाए संविधान क्या है, हमारे यहां शासन व्यवस्था तथा राज्य के निर्माण एवं उसकी संरचना की व्याख्या एवं मार्गदर्शन करने वाला। इसका मतलब है संविधान एक मार्गदर्शन है। शासन एवं प्रशासन को संचालित करने के लिए कोई न कोई गाइडलाइन की आवश्यकता है। अब वो गाइडलाइन प्रदान करने का काम कौन करता है? संविधान एक मार्गदर्शन है। मान लीजिए कि हमें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या क्या प्रावधान हैं, किसके तहत आप किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, इसका उल्लेख तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है ना। संसद राष्ट्रसूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए मार्गदर्शन करने का काम संविधान में लिखा है अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 250 में। कब बना सकती संसद राष्ट्रसूची के विषय पर कानून? इसका मतलब है कि यह संविधान ही है जो एक गाइडलाइन का काम करती है, एक मार्गदर्शन का काम करती है, कैसे चलाना है। कन्फर्म हुआ? तो शासन व्यवस्था तथा दूसरा पॉइंट है शासन व्यवस्था तथा
तथा राज्य के निर्माण राज्य के निर्माण उनकी संरचना की व्याख्या एवं व्याख्या एवं उससे मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन, इसका मतलब अपने शब्दों में बोला जाए, संविधान देश के शासन एवं प्रशासन को संचालित करने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। अभी आप लोगों ने कल शायद सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया, कि विधि और अधिकारों में किसी एक को वरीयता देना हो, हमारे देश में अधिकारों को वरीयता दी गई है बजाय विधियों की, कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाती जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता, सीमित या समाप्त करता हो, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक और अवैध घोषित करेगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भी चंदा दे रहा है उसका नाम गोपनीय रखा गया, और अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज 1 के तहत जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, और यह बॉन्ड गोपनीय रखा गया था, इसलिए कहीं न कहीं एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया। कल शायद न्यूज में आप लोगों ने भी सुना होगा कि क्या अनुच्छेद 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या अवैध घोषित कर देगा? ऐसा तो नहीं। अनुच्छेद 143 में कहा गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। विधि का निर्वचन संबंधी यदि कोई मामला हो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने के लिए तैयार हो गया और परामर्श दे दिया, राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं है राष्ट्रपति इसको गलत घोषित कर। इसका मतलब है यहां व्यवस्था किया, संविधान संरचना के आधार पर देखा जाए दो पार्ट है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, और दूसरा शासन व्यवस्था तथा राज्य के निर्माण, उनकी संरचना की व्याख्या एवं उसे मार्गदर्शन करता। अब अगर कार्य के आधार पर देखा जाए, कार्य के आधार पर संविधान, तो कार्य के आधार पर संविधान के भी दो पार्ट हैं। पहला, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, संविधान शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान। एक नागरिक के रूप में हमें और आपको जो अधिकार मिला है, उस अधिकार का स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। राष्ट्रपति की शक्ति का स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। संसद की शक्ति का स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अथॉरिटी दिखाई दे, जितनी भी एजेंसी दिखाई दे रही है, और एक नागरिक रूप में हमें और आपको जो अधिकार मिला है, सबके अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान। हम सबके अधिकारों का स्रोत इंडिया। राज्यपाल की शक्ति का स्रोत भारत का संविधान। ग्राम सभा की शक्ति का स्रोत भारत का संविधान।
इसका मतलब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर पदाधिकारी हैं, जितने भी अथॉरिटी हैं, जितने भी एजेंसी हैं, सभी के शक्तियों का स्रोत भारत का शक्ति के स्रोत के रूप में, अर्थात अर्थात राज्य की विभिन्न एजेंसी पदाधिकारी, विभिन्न एजेंसी पदाधिकारी इस शक्तियों की व्याख्या करने वाली प्रणाली, व्याख्या करने वाली प्रणाली। जितने पदाधिकारी हैं, जितने एजेंसी हैं, एक नागरिक के रूप में हमें और आप जो अधिकार मिला है, सभी के शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान। अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति की शक्ति का स्रोत बता दीजिए, भारत का संविधान। जितनी भी राज्य की एजेंसी है, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी की शक्तियों का स्रोत है भारत का। लेकिन हम सबके शक्तियों का स्रोत है भारत का संविधान। वही संविधान शक्ति भी देता है, वही संविधान शक्ति को संतुलित करने का काम भी करता है। क्योंकि किसी भी एजेंसी को, किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी नागरिक को, अगर एक नागरिक के रूप में मुझे अधिकार प्राप्त है, क्या वो अधिकार अनलिमिटेड है? समय, परिस्थिति एवं दशाओं को ध्यान में रखकर आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। जैसे आपको घूमने फिरने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज डी के तहत विचरण करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन जब कोरोना महामारी आया, कोरोना एक वायरस था, संक्रामक बीमारी थी और काफी तेजी से फैलने वाली बीमारी थी। कोरोना जब महामारी आया भारत में, तो भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया। भारत सरकार ने 10 बजे से लेकर के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जगहों पर रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू था। फिर में लॉकडाउन, रात में नाइट कर्फ्यू था। अब कोई नागरिक कह दे कि मुझे तो घूमने फिरने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों का मेरे उल्लंघन है, इस संविधान ने मुझे दिया है अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज डी में। लेकिन समय, परिस्थिति, दशाओं को ध्यान में रखकर आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। इसका मतलब वही संविधान आपको अधिकार भी देता है और वही संविधान युक्त युक्त निर्बंधन के तहत समय, परिस्थिति, दशाओं को ध्यान में रख करके आपके अधिकारों को छीन भी सकता है। इसका मतलब शक्ति का स्रोत भी संविधान है। लेकिन क्या राष्ट्रपति को अनलिमिटेड पावर अधिकार दिया है? अनलिमिटेड है। किसी को असीमित सत्ता नहीं हमारे देश में। शक्ति को सीमित करने का काम भी किसने किया है? शक्ति को संतुलित करने का काम भी किसने किया है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। तो दूसरा है राज्य एवं नागरिक के अधिकारों की, राज्य एवं नागरिक के अधिकारों की राज्य एवं नागरिक के अधिकारों की सीमा का निर्धारण कर का निर्धारण कर निर्धारण कर उसे
संतुलित करने वाली प्रणाली। उसे संतुलित करने वाली प्रणाली। इसका मतलब शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, शक्ति को संतुलित करने का काम भी किसने किया है? संविधान। शक्ति को संतुलित करने का काम भी संविधान ने किया है। का मतलब शक्ति का स्रोत भी भारत का संविधान है और शक्ति को संतुलित करने का काम भी किसने किया है? वो भारत का संविधान। इतनी बातें समझ। चार पहलू यहां मैंने लिखा है। संरचनात्मक रूप में संविधान में दो पॉइंट। पहला, संविधान एक लिखित दस्तावेज है और दूसरा मैं लिखा शासन व्यवस्था तथा राज्य के निर्माण, उसकी संरचना की व्याख्या एवं उसे मार्गदर्शन कर। कार्यात्मक आधार पर संविधान के दो पार्ट। शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान राज्य के सभी पदाधिकारी, सभी अथॉरिटी जितने भी हैं, और एक नागरिक के रूप में हमें और राज्य को जो अधिकार मिला है, सभी अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। और जिनको भी अधिकार मिला है अनलिमिटेड पावर नहीं है, तो संतुलित करने का काम भी किसने किया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नागरिक के अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर उसे संतुलित करने का काम भी किया है संविधान। चार पहलू दिखाई दे रहा है, दो संरचना में, दो कार्यात्मक। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि देश में विधि का शासन है, सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास चार ही अधिकारिता भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास चार ही अधिकारिता है, क्योंकि यहां चार ही पॉइंट दिखाई दे रहा है, दो संरचना के रूप में, दो कार्यात्मक रूप में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास चार ही अधिकारिता आपको दिखाई देगी। देखिएगा कैसे चार ही अधिकारिता आपको दिखाई देगा, समझने का प्रयास करिए। चार अधिकारिता ही आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? चलिए देखा जाए। जब संविधान एक लिखित दस्तावेज है, भाई संविधान में जो है लिखा हुआ है, कंफर्म हुआ, भारत का संविधान परिसंघीय है और हमारे देश में संविधान एक ही है और एक ही संविधान संघ को भी शक्ति देता है, राज्य को भी देता है। इसका मतलब संघ राज्य, राज्य राज्य विवाद हो सकता है। जैसे अभी आप लोग देखें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो चुका है, लेकिन कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, जबकि नागरिकता एक संघ सूची का विषय है। नागरिकता एक संघ सूची का विषय, असंघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और आजकल सीएए को लेकर संघ और राज्य के बीच टकराव दिखाई दे रहा है। कंफर्म हुआ? फिर अगर ऐसा होगा तो संघ राज्य 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 विवाद होगा। जब संघ राज्य 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 विवाद होता है, उन विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकारिता है। ऐसी अधिकारिता को हम लोग आरंभिक अधिकारिता या मौलिक अधिकारिता कहते हैं। तो संविधान में लिखित दस्तावेज, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकारिता दिया गया है, उस अधिकारिता को हम लोग आरंभिक अधिकारिता या मौलिक अधिकारिता कहते हैं। आरंभिक अधिकारिता, अधिकारिता या मौलिक अधिकारिता, कुल अधिकारिता या आप लोग कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकारिता है। जब ऐसा होगा तो संघ राज्य 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 के बीच कोई विवाद होगा, इन विवादों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकारिता है। ऐसी अधिकारिता को हम लोग आरंभिक अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता के नाम से जानते हैं। दूसरा है शासन व्यवस्था तथा राज्य के निर्माण, उसकी संरचना की व्याख्या एवं उसको मार्गदर्शन करता है। इसका मतलब है संविधान एक गाइडलाइन है, संविधान एक गाइडलाइन मार्गदर्शन है। तो देश का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है।
तो अगर विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। इसका मतलब अगर इसमें कोई समस्या आती है, इसके लिए अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति के पास, सॉरी, 143 के तहत, 143 में सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शी अधिकारिता है। परामर्शी अधिकारिता सभी लोग, आप लोग जानते होंगे परामर्शी अधिकारिता। पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता, दूसरे के लिए परामर्शी अधिकारिता। इसके ये अनुच्छेद 131 है, 131 क्लियर हुआ। फिर शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान राज्य की विभिन्न एजेंसी पदाधिकारियों के शक्तियों की व्याख्या करने वाली प्रणाली। अगर यहां कोई टकराव आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकारिता है कि आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अपीली अधिकारिता। अपीली अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, आप अपील कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और राज्य एवं नागरिक के अधिकारों की सीमा का निर्धारण कर उसे संतुलित करने वाली प्रणाली। अगर यहां कोई समस्या आती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रिट अधिकारिता है। कौन सी अधिकारिता है? रिट अधिकारिता। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकारिता है। क्या बोलेंगे? रिट अधिकारिता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता भी जब पढ़ते हैं तो दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक संरचना के रूप में, दूसरा कार्य के रूप में। संविधान एक दस्तावेज राजनीतिक रूप से देखा जाए, उसके मतलब कि संघ राज्य राज्य विवाद हो सकता है, उसके लिए आरंभिक अधिकारिता। विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो, व्याख्या संबंधित कोई मामला हो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। इसे हम लोग परामर्शी अधिकारिता कहते हैं। तो आजकल बड़ा चर्चा का विषय है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने राष्ट्रपति को रोक सकता है। फिर शक्ति के स्रोत के रूप में बात किया जाए तो राज्य की एजेंसी पदाधिकारी सबको अपीली अधिकारिता है। अगर कोई ऐसा काम करता तो अपील कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। और संतुलित करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, काम करना संविधान। इसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकारिता है। रिट अधिकारिता है जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, अगर काम कोई करता है, इसके लिए हम लोग रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया जा सकता है। ये चार अधिकारिता भी आपको संविधान में सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यहां से लिंक की देखा है। अगर ये सारी बातें समझ में आ जाती है, कहीं कोई समस्या पढ़ने में आपको नहीं आएगी। ये हम लोगों ने संविधान के बारे में बताया, आज मैंने यहीं तक रखा है। संविधान काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, लिखा रहता है किसी केस के अंदर, इसीलिए लिखा रहता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया रिकॉर्ड, ऑल इंडिया रिकॉर्ड लिखा रहता है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो ऑल इंडिया रिकॉर्ड के रूप में, AIR के रूप में, ऑल इंडिया रिकॉर्ड, ठीक है ना। इस रूप में ये है संविधान को तरीका से पढ़ने का, कैसे हम लोग तरीके से पढ़ें, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आज क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। अभी मैं छोटा छोटा क्लास चला रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर हम लोग संविधानवाद पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है, इस कंसेप्ट को जानना चाहिए। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।